नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और रिवर्स टॉक में मैं मनोरमा आज फिर हम आपके साथ समसामयिक मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं। और बात आज फिर हम बिहार पे करेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है और उसी पर केंद्रित होगा आज की हमारी जो परिचर्चा है वो उसी पर केंद्रित होगी। आज सवाल बिहार की जनता से, जो इस साल अगले 5 साल के लिए बिहार का भविष्य चुनने जा रही है। यानी चुनावों की घोषणा साल के अंत तक चुनाव हो ही जाएंगे। और राज्य का संभावित विकल्प विपक्ष इसलिए चौतरफा हमले का शिकार है क्योंकि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के पेट्रियार्क या मुखिया के एक बेटे के निजी जीवन का प्रकरण सार्वजनिक हो गया है। और उस प्रकरण में कई ऐसे तत्व हैं, पक्ष हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले इस परिवार को जेंडर जस्टिस के सवालों पर कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन फिर भी ये सवाल भी उतना ही मौजूद हो जाता है कि तेज प्रताप के निजी जीवन की विसंगतियों का ठीकरा तेजस्वी के सिर माथे क्यों? और स्त्री द्वेष और पेट्रियार्की का विरोध करते हुए सांप्रदायिकता का समर्थन क्यों? तेज प्रताप के निजी जीवन का जो भी ये प्रसंग है, उसने लालू यादव के परिवार के भीतर की उथल पुथल कलह उसको सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया है। और इसके साथ ही आरजेडी जो उनकी पार्टी है उसका स्टेक भी दांव पर लगा हुआ है। और इसका असर सिर्फ आरजेडी पे नहीं, इंडिया जाहिर है इसका असर इंडिया अलायंस पर भी, जो उनका गठबंधन है उनके दलों पर भी होगा, क्योंकि ऐसे सवाल से उनका भी सामना होगा गठबंधन में होने के कारण। तो और दूसरी बात ये भी है कि ये इस चुनावी साल में, तब जबकि आरजेडी और गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसमें सामाजिक न्याय, सांप्रदायिकता, जाति जनगणना, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब जो है वर्सेस वर्सेस में है, एक दूसरे के वर्क्स में। और इसमें आकर एक अलग कोना खड़ा हो जाता है अंदरूनी कलह का, स्त्री द्वेष का, पेट्रियार्की का, जो कि लोगों के नजरों के सामने है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने प्रेम की स्वीकारोक्ति की और साथ में अपने साथी की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की। बाद में उन्होंने खंडन किया इसका। ये सारा प्रसंग आप लोग को पता है कि एआई के द्वारा जो है वो एआई जनरेटेड पोस्ट थी, इस तरह से उन्होंने ये कहा। हालांकि वो भी एक अलग ही विषय है इस टेक्नोलॉजी के दौर में। कई सारे फोटो भी बाद में आए जो कि पहले से ही सार्वजनिक है, तो उसको लेकर के भी लोगों ने पूछा कि क्या ये सब तमाम तस्वीरें भी एआई जनरेटेड है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन खैर उस तस्वीर के आते के साथ ही बिहार में हंगामा, हलचल जो है वो हो गया। और लेकिन ठीक इसके साथ साथ इसका एक जो है दबाव तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी लगातार बन रहा है। उसमें ये कि तभी ये सवाल महत्वपूर्ण होता है कि बड़े भाई के जीवन का लेखा जोखा या उनके जीवन के फैसलों का लेखा जोखा क्या तेजस्वी को देना होगा, और उनकी जो व्यक्तिगत उलझन है उनके जीवन की, उन सबका तेजस्वी यादव के अपने राजनीति पे उसका किस तरह से असर होगा इस चुनावी साल में? क्या बिहार की जनता उनका मूल्यांकन उनके बड़े भाई की जो तमाम उनकी निजी जिंदगी है उसके आधार पर करेगी? तब जबकि तेजस्वी यादव ने हमेशा एक गंभीर राजनीतिज्ञ का परिचय दिया, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में हमने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और जब वो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया था और उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर रहा था, मतलब इम्प्रेसिव रहा था। तो ये है। तो अब हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बिहार की जनता की ये जो है निजी प्रसंग से तेजस्वी यादव की राजनीति का फैसला करेगी, इसका असर गठबंधन पे किस तरह से होगा। कुछ लोग तो एग्जिट पोल भी करने लगे हैं जिसमें आरजेडी को 44 सीट पर समेट रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। यानी कि समझ में आ रहा है कि निशाना कहीं और साधने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा सवाल कि इसके बहाने, इस प्रसंग के बहाने सामाजिक न्याय का जो बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है लालू यादव को और आरजेडी को, उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये बहुत जगह ये कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर जो है ये पूरा प्रकरण जो है पानी फेर देगा और लालू यादव का सपना सपना रह जाएगा। तमाम तरह की बातें हैं।
तो हम इस पर बात करेंगे और अपने मेहमानों का पहले हम स्वागत कर लेते हैं स्क्रीन पर। जी, हमारे साथ विनय ठाकुर है, हमारे स्त्रीकाल के साथी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी हैं, शिक्षक हैं, साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक हैं, और हमारे साथ हेमंत कुमार जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक, और हमारे साथ संजीव चंदन स्त्रीकाल के संपादक। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पहली टिप्पणी मैं सूरज जी आपसे आज शुरू कर रही हूँ, और इस पूरे मसले को निजी जीवन, मतलब निजी, इस पे तो हम भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे मसले हैं इसमें, बहुत सारे पक्ष हैं जो दूसरे और नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि हम कोई फैसला देने वाले इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि लालू यादव या उनके परिवार को दोषी ठहराया जाए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो पहली पत्नी के साथ है। और चूंकि ये सब जुडिस है मामला उनके तलाक का, तो उस पर भी क्या मसला बनता है तमाम। लेकिन जो बड़ा सवाल वो है वो यही है कि इसका असर बिहार की राजनीति पर, खास तौर पर आरजेडी और इंडिया अलायंस की राजनीति पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या ये साधने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव की भविष्य की राजनीति को इसके बहाने से? मनोरमा जी, धन्यवाद। मैं शुरू करना चाहूँगा, एक बहुत ही दिलचस्प ढंग से इसको सोशल मीडिया में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कोई दो प्यार करने वाले हैं और उनके विरोध में लालू जी ने कोई कदम उठा लिया, और इस तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यह कोई प्यार व्यार का मसला नहीं है, और निजी जीवन का तो हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले ही जो एक पक्ष है, यानी कि जो ऐश्वर्या है, जो पत्नी ब्याही गई थी तेज प्रताप जी के साथ पूरे बैंड बाजे और बड़े से एक रिसेप्शन पर, जिसमें देश के तमाम ऐसे लोग शामिल हुए थे जो देश के हुज हू यानी कि विशिष्ट नागरिक कहे जा सकते हैं, और वो उनके समक्ष लालू जी ने ऐश्वर्या को, राबड़ी देवी जी ने उनको अपना बहू एक तरह से स्वीकार भी किया था। तेज प्रताप जी भी चुप थे पूरे मसले पर। उसके बाद उनका रवैया जो भी था, जो ऐश्वर्या की भी राय है कि वो उनको प्रताड़ित करना शुरू किए, और अंततः ये एक ऐसे मोड़ पे आ गया जब ये बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ मसला उठता है कि मैं एक खास जानकारी साझा करना चाहूँगा कि जनवरी 2025 में एक एक्टिविस्ट हैं हाजीपुर की, उन्होंने मुझे इस लड़की की तस्वीर भेजी थी सिंदूर लगा हुआ, और साथ में उनकी टिप्पणी थी कि इनका अनौपचारिक या जो भी कही औपचारिक संबंध 2015 से था। ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी 2018 में हुई। तो मैं एक तरह से दोनों परिवार का हितैषी हूँ, और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इनके निजी जीवन को आम लोगों के बीच में लाकर और उस तरह से टिप्पणी की जाए जिसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या कोई स्वार्थ हो। लेकिन ये मेरी समझ है, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि मैं चंद्रिका जी से और उनके परिवार से थोड़ा अधिक नज़दीक हूँ, कि ऐश्वर्या को अगर आपको पसंद नहीं था, बाद में इतनी सारी दिक्कतें हुई, ये बात पहले कह देनी चाहिए थी। और इस चीज़ को, इसमें दोषी तो सिर्फ तेज प्रताप नहीं है, इसमें उनके जो अभिभावक हैं लालू जी, राबड़ी जी और चंद्रिका राय जी, और ऐश्वर्या जी की जो माता है पूर्णिमा जी, सब पर प्रश्न उठना ही लाजमी था। तो ये बात थी कि जब इसका उजागर हुआ तो ये चीज़, मैं उस समय इसको जनवरी में इतना सीरियसली नहीं लिया था, नहीं तो मैं अपने कुछ मित्रों से साझा करता। मैं सीधे सीधे ऐश्वर्या जी की मदर और उनको मैंने ये तस्वीर भेज दी थी, लेकिन कोई विशेष इस पर टिप्पणी नहीं आई थी किसी भी ओर से। जाहिर है सब समझ रहे थे कि यह एक ऐसा मसला है जो कई परिवार में होता है, कई जवान लोगों की ज़िंदगी में होता है, कि कहीं ना कहीं उनका एक अफवाह भी उड़ाया जाता है, उस तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन जब ये बात इस तरह से तेज प्रताप के अपने ट्विटर हैंडल से आई,
और उन्होंने ये तस्वीर साझा की। और इस तस्वीर के साथ ये बात भी लोगों को पता थी कि जो ये व्यक्ति है, इनका भाई जो है कभी छात्र राजद का अध्यक्ष हुआ करता था और काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। तो ये जाहिर है कि हम लोगों की भी चिंता थी कि फिर आपने ऐश्वर्या की ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ किया। आपको नहीं था पसंद, नहीं था, आपको शादी नहीं करनी थी। आपके आज आप दुहाई दे रहे हैं जिस तरह से फिल्मी अंदाज होता है कि प्यार किया तो डरना क्या, तो उस समय क्या दिक्कत थी आपको? आपने एक ज़िंदगी को तो तबाह कर दिया, उसके साथ जो सलूक हुआ। और एक गौर कीजिए, और आप तो स्त्री काल की संपादक हैं, ये समझिए कि यही गलती या यही वाकया एक मिनट के लिए अगर ये सोचा जाए कि ऐश्वर्या ने किया होता, तो पूरे पितृ जो एक तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें ऐश्वर्या का क्या हाल हुआ, किस तरह से सुनील टिप्पणियां सर, आई। बस थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवीन करूं। बिल्कुल इस मसले पे एक तो पूरी तरह से आप जिससे भी, चाहे सुभाष यादव का बयान सुनिए आप, चाहे साधु यादव का बयान, लालू प्रसाद यादव के फैमिली को टारगेट वो करे, लेकिन टारगेट के साथ साथ जो इस तरह का जो स्त्री विरोधी पूरी जो वैचारिकी है, वो बिहार में चरम पर दिखी है। इसमें राजनीति के टॉप जो एकदम सत्ता और इन सब में रहे हुए लोग हैं, उन सबकी पूरी वैचारिकी स्पष्ट रूप से सामने आती है, और स्त्री वहां पे सिर्फ ये पीड़ित नजर आती है। हाँ, एक एक मानसिकता का, एक ऐसी मानसिकता का और एक ऐसे संस्कार का भी एक बहुत बड़े पैमाने पर दिलचस्प रूप से दिख रहा है सोशल मीडिया पर, कि जो लोग बड़े चाव से तेज प्रताप जी को हीरो बना रहे थे, और लालू जी ने कदम उठाया, और उस कदम को की सराहना मैंने भी की, उसको मैंने न्यायोचित फैसला बताया। लालू जी की तरफ से उठाया गया ये कदम निश्चित तौर से एक सही कदम है। और उसके मैंने देखा कि वही लोग जो हीरो बना रहे थे, वो तुरंत लालू जी के फैसले को भी परवाह करने लगे और एकदम जिंदाबाद। ये अंधभक्ति का दौर है, इस दौर में इस तरह की बातें हम लोग तो खैर इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, और सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत और हैसियत रखते हैं। तो बात आई कि इसकी राजनीतिक लाभ या हानि क्या होगी। देखिए, लालू जी ने जो कदम उठाया पॉलिटिकली, ये कॉल्ड फॉर था। उन्होंने एक तरह से केवियट एक दिया, अपने ऊपर टारगेट जो होना था उससे वो बचे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको नाटक कह रहे हैं, कुछ लोग और इसको ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत ही ये है, लेकिन ये नाटक भी करना कोई साधारण बात नहीं है। आप हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं गांधी जी के, जब गांधी जी धोती वगैरह में घूमते थे तो कई लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष के लोग कहते थे ये ढोंग है, लेकिन वो ढोंग करना भी बड़ी बात होती है। तो लालू जी ने जो फैसला किया वो निश्चित तौर से सही है, स्वागत योग्य है। राजनीतिक रूप से उन्हें एक थोड़ा राहत मिलेगा, लोग अटैक करेंगे, लेकिन अगर वो जो बात आ भी रही है कि जो साहनी साहब की पार्टी है, वीआईपी पार्टी, क्या नाम, मुकेश सहनी की पार्टी, उसमें उसके माध्यम से वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर इस तरह की बात होती है तो ये फिर भुगतना पड़ेगा न सिर्फ राजद को बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को। जी मैम। जी, हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, आप मतलब मैं निजी उस पूरे प्रसंग को आप सब ये बात क्लियर होना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, कौन और कहां से? महुआ का नाम आ रहा है कि जहां से चुनाव मुकेश एक, मतलब अच्छा, मैं नहीं जान रही, इस खबर की पुष्टि नहीं करो, लेकिन ये चल नहीं, रही है खबर। एक स्पेकुलेशन सोशल मीडिया में है कि लालू जी इनको पार्टी से बाहर किए हैं, गठबंधन से तो बाहर नहीं किए हैं। तो गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी इनको उसी जगह से टिकट देगी जहां से ये विधायक है, और लड़ेंगे। ये अलग बात है, वो होगा कि नहीं होगा अभी समय है उसमें, लेकिन ऐसी चर्चा है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो तो वो सिर्फ राजद के लिए नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए घातक होगा। ये मेरी समझ।
जी, जैसे बिल्कुल ये भी चल रहा है कि मतलब एग्जिट पोल जो है 44 सीट दे रहा है आरजेडी को, और इस तरह से करके 10 सीट कांग्रेस को, और बाकी और कुछ सीट में बाकी और दलों को, वाम दल और इन सबको समेट दे रहा है। तो ऐसा एक लाइन मनोरमा जी मैं कहना चाहूंगा ये एग्जिट पोल पर। ये एग्जिट पोल शुरू से ही पूरे तेजस्वी जी और उनके पार्टी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, और जिसका नहीं परिणाम नहीं, होता ये है कोई अक्सर कोई वैसा कि एग्जिट पोल नहीं ये सूरज जी, एक वो तरह सोशल मीडिया एग्जिट से पोल है। मतलब ये किसी एजेंसी का नहीं है, ये इस घटना के बाद सोशल मीडिया का एग्जिट पोल चल रहा है। मैं इसलिए इसमें नहीं रहेगा कि मैं कोई किसी मतलब ऑथेंटिक सर्वे नहीं की नहीं, बात वो कर रही सोशल हूँ। मीडिया में इनको नहीं नहीं, सोशल नहीं नहीं, सोशल मीडिया में कुछ सर्वे आ रहे थे कि 44% और 45% पीपल आर फेवरिंग तेजस्वी, ओनली 15% आर फेवरिंग नीतीश जी, एंड 18% आर फेवरिंग पीके। ये सब मैनिपुलेटेड है मैडम जी। जी, ठीक है। चलिए हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, ठीक है, निजी जीवन पे तो बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। एक तो अब देखिए, प्रोपोगंडा खबर चलाने वालों ने तो पूरी एक स्टोरी कर दी, 3-3 बीवी का लिस्ट, बेबी प्लानिंग, मालदीव जाने और तमाम चीज, और अनुष्का यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनका पब्लिक किया हुआ, साधु यादव की बेटी से कन्वर्सेशन पब्लिक हो चुका है अलका यादव के साथ, और उसमें उसने कहा कि दीदी शाम को न्यूज देख लीजिएगा। इस तरह की सारी चीजें चल रही है। हम इन सब का ना वेरीफाई करें ना इसको उसमें ले। हमारा जो मुख्य मकसद है चर्चा का वो यही है कि तेजस्वी की राजनीति का क्या इससे मूल्यांकन होगा, बिहार की राजनीति में आप इसको किस तरह से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आरजेडी को, इंडिया अलायंस को, जैसा कि सूरज सर ने आखिर में ये लाइन कही अपनी बातचीत में? देखिए मनोरमा, मुझे लगता है कि ये वोटर के दिल दिमाग पर इसका तो कोई असर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वोटर के लिए ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल उन लोगों के लिए है जो आरजेडी के खिलाफ है, यानी कि जो बीजेपी है और जो एनडीए है, उन दलों के लिए है ये कि ये इस मुद्दे का कितना राजनीतिकरण करते हैं, किस रूप में इसको उठाते हैं। क्योंकि ये इनके तमाम नेता कह चुके हैं अभी तक कि ये निजी मसला है, इस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने दिलीप जायसवाल ने कहा, फिर विजय सिन्हा ने कहा, लेकिन एक निखिल मंडल है, निखिल मंडल ने बहुत इसमें ये मिर्च मसाला लगा करके इसके बारे में बातचीत की है। तो ये उनके पास ढेर सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टैंड पर अलग अलग ढंग से बात करते हैं, तो वो करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कितना भी हम दुहाई दें कि ये निजी मसला है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। और यह इसलिए कि उनके पास प्रचार तंत्र भी है, और चुनाव जीतने के लिए वो सभी तरह के हथियार का इस्तेमाल वो करते रहे हैं, जो आज की राजनीति में जो हम लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी क्यों इससे परहेज करेगी कि इसका इस्तेमाल नहीं हो। और जेंडर इनजस्टिस और जस्टिस का जो सवाल है, उसके तो सिरमौर हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। उनसे बड़ा और जेंडर इनजस्टिस का सिरमौर कौन हो सकता है? लेकिन हेमंत जी, लेकिन इससे लालू यादव का जेंडर इनजस्टिस जस्टिफाई नहीं होगा। लालू यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों समझ रहे हैं कि मैं लालू यादव से उसको रिलेट अच्छा ठीक है, मतलब आरजेडी मैं बात कर रहा हूँ। इस देश में जेंडर इनजस्टिस किस लेवल पर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं इससे कहीं किसी को जस्टिफाई और किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो जेंडर इनजस्टिस है निजी जीवन में, उसका कोई जवाब आज तक आया क्या? नहीं आया। तो लेकिन उसके बावजूद इस मसले का राजनीतिक इस्तेमाल होगा। तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन ये दोनों परिवारों में, और खास करके ऐश्वर्या को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ, मामला मुकदमे में गया, फिर डाइवोर्स के लिए गया। और उसके बाद क्या हुआ था कि दोनों, चंद्रिका जी तो लालू जी की ही पार्टी में थे, 2019 का चुनाव वो लड़ चुके थे उनकी पार्टी से, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो जेडीयू के साथ चले गए, अभी भी जेडीयू में ही है। तो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी तो हुआ था। लेकिन अभी तो सवाल ये है, जैसा कि एक जो हम नहीं जान रहे थे, जिसको लेकर के स्पेकुलेशन हो रहा था, अभी जो ये सूरज जी जो कह रहे थे कि जनवरी महीने में किसी ने, हाजीपुर के किसी महिला ने इनको तस्वीर भेजी,
उस लड़की की, और वो सिंदूर लगी हुई तस्वीर, और कहा कि ये इन लोगों ने शादी की है। तो एक बात तो है कि ये मामला पहले से चर्चा में थी, तब ये सारी बातें जो चल रही है कि मीडिया के कुछ लोग इस पूरे इन तस्वीरों का, इस रिश्ते का इस्तेमाल एक विस्फोटक खबर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो टाइमिंग देखी जा रही थी। हो सकता है कि वो टाइमिंग अभी उसको रोका जाता, चुनाव और नजदीक आता तब किया जाता, उस टाइमिंग की ये ताक में थे वो लोग। अब ये जो आया था कि तेजस्वी ने, ये तेज प्रताप ने इसको रिलीज किया अपने अकाउंट से, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हमारा हैक कर लिया गया है, तो एक जो अनुमान लगाया जाता है कि इस मसले का राजनीतिकरण बड़े पैमाने पर ये हेडलाइन क्रैक हो, और इसको इस रूप में कि मीडिया ने इसको क्रैक किया है, और ये एक तरह से ये पकड़े गए दोनों कि कैसे इन्होंने शादी चुपके चुपके कर ली है और किसी को पता नहीं है, देखिए हमने इसको ब्रेक किया। तो उस समय वो जो जिस तरह की हेडलाइन बनती वो दूसरे तरह की होती। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने उस संकट से बचने के लिए इसको सोचा कि अब इसको अपने तरफ से इसको रिलीज कर दिया जाए, और उसके बाद तब इसका नैरेटिव कुछ दूसरे ढंग का बनेगा। तो एक तो ये बात उसमें साफ साफ आई। लेकिन आज जो ऐश्वर्या का जो बयान है, चंद्रिका जी उनको लेकर के मीडिया के सामने आए, बगल में वो भी बैठे हुए थे, तो सूरज जी कह रहे हैं कि हमने वो तस्वीर पूर्णिमा जी को, उनकी माँ को भेज दी थी। तब उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं इस पर कोई चर्चा की? अगर आज कह रहे हैं कि हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसको पता, ये सब करना था, मैंने कहने का मकसद उनका ये है कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि इसने ऐसा कुछ किया है, और अब उसका खुलासा हो रहा है, और उसको लेकर के ऐश्वर्या को आश्चर्य हो रहा है कि ये देखिए हमारा जीवन कैसे इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो जब उनके पास जनवरी महीने में तस्वीर चली गई थी, तो उसके ऊपर, तो उसको लेकर के तब मामला बढ़ना चाहिए था। मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट के सामने साक्ष्य लेकर जाना चाहिए था, एक नया साक्ष्य लेकर के कि ये धोखाधड़ी का मामला है ये इसमें। तो ये एक पहलू है। तो वहां क्या इंतजार किया जा रहा था कि आगे इसका किस रूप में इस्तेमाल हो, वहां भी लगता है वो मेरे सूचना का पुष्टि खुद मैं ही नहीं कर पा रहा था, तो संभवतः इसलिए उन्होंने इसका उपयोग या जो भी इस पर संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो प्राप्त हुआ व्हाट्सएप से और मैंने उसको फॉरवर्ड किया था। तो और उनके मेरे भांजे यानी ऐश्वर्या के चचेरे भाई को भी सभी लोग जानते थे, लेकिन संभवतः, और वो मुझसे नाम पूछ रहे थे, मुझे नाम तो पता नहीं था उस समय, तो नाम भी नहीं पता हम ये कह रहे हैं कि ये मेरे कहने का सूरज जी मतलब ये है कि ये इतना प्रभावशाली परिवार है, चंद्रिका जी का परिवार भी, उनके कनेक्शंस जो हैं पटना में उनका जो अपना सर्किल है, और जिस परिवार की वो लड़की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पता करना बहुत कोई बड़ा मसला था। खैर, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि सब लोग इसमें टाइमिंग की तलाश में थे कि कब किस मौके पर इसका इस्तेमाल कौन करेगा। तो इसमें एक मीडिया का भी एक पहलू है जो टाइमिंग खोज रहा था कि बम पटकेंगे, जिस तरह की मुकेश सहनी ने बम पटका था, एकदम चुनाव शुरू होने जा रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बम पटक दिया और वहां से निकल कर चल दिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, बड़ा झटका लगा था महागठबंधन को। उसके बावजूद भी महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछले चुनाव में, उनके इस बम विस्फोट के बावजूद। तो क्या मीडिया का वो हिस्सा इंतजार कर रहा था कि चुनाव आया और उस समय ये विस्फोट किया जाए? क्या चंद्रिका जी के इस इंतजार में थे कि इसका समय पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए चुप लगा करके बैठे हुए थे? और दूसरा ये कि ये जो पक्ष है तेज प्रताप वाला पक्ष, क्या उसने इन संकटों से बचने के लिए इसको रिलीज कर दिया? एक तो ये है। दूसरी बात जो हम लोग पहले भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि इसमें निश्चित रूप से परिवार है, और दोनों परिवार की रजामंदी से यह शादी हुई थी। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि जो कोई अफेयर किसी का लड़का या लड़की का पहले से रहता है, जो जानकारी में रहती है, लोग सोचते हैं कि चलो अगर ये वो जो रिश्ता है वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है, अब शादी ब्याह होगा तो वो बातें
खत्म हो जाएंगी और ये नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो क्या इस मसले पर दोनों परिवार में सहमति थी कि ये है और चलो इसको भुला करके नई शुरुआत की जाए? तो उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये ऐश्वर्या को लेकर के, ऐश्वर्या ने जिसमें वहाँ जो अलगाव हुआ उसमें एक जो तेज प्रताप को लेकर के और दूसरे की राबड़ी देवी को लेकर के। राबड़ी देवी पर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया, ये कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और बाल खींचा, ये मूल मसला था उसमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जो तेज प्रताप की जो भूमिका है, मैं लगातार ये कह रहा हूँ और अभी भी उस बात पर टिका हुआ हूँ कि यह व्यक्ति अपने परिवार और अपनी पार्टी दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ था और यह राजनीतिक कम और बिल्कुल अराजक किस्म का व्यक्ति है। इससे राजनीति इसके बूते की बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा बिगड़ैल आदमी, एक ऐसा शोख आदमी जो ये चाहता है कि इसका इस्तेमाल किया जाए, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल, तो उसको लोकसभा में कभी 3 सीट चाहिए, तो किसी उपचुनाव में उसको सीट चाहिए, किसी विधान परिषद में किसी को भेजने के लिए सीट चाहिए। और ये सब वो जब अपने दफ्तर में, पार्टी दफ्तर में जाए तो वहाँ रघुवंश बाबू के बारे में कहे तो ये एक लोटा पानी की तरह है, रघुवंश जगदानंद सिंह को कहे कि ये हिटलर की तरह है, कमरे में जाकर ताला लगा दे, कहे कि हम इसमें बैठेंगे, यहाँ से हम अपना संगठन चलाएंगे। तो ये जो अराजकतावादी तत्व है, तो इससे निपटने के लिए लालू यादव ने अब उनसे राजनीतिक और पारिवारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा। नमन सर, ये भी लालू यादव की एक फेलियर के तौर पर ही तो देखा जाए कि आपकी पार्टी में इतने लोग रहते हुए भी आपके बेटे की इस तरह से चल रही हो, और जबकि वो बिल्कुल पार्टी के लिए एक बाधा, एक रोड़ा की तरह से काम कर रहा हो। नहीं, एक चीज और मैं मनोरमा इसमें जोड़ के अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस तरह के जो मसले होते हैं कई राजनीतिक परिवारों में, देश में भी बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों में, यानी कि कई पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार में इस तरह की घरेलू विवाद हुआ है, बेटा से, बहू से, बेटी से, इस तरह के विवाद हुए हैं। लेकिन आप बताइए कि जो हम लोग सिद्धांत में जो बात करते हैं उसका व्यवहार में कितना ही कष्टपूर्ण होता है। आप एक लड़का या एक लड़की या कोई भाई भतीजा, कोई अगर आपके परिवार का इस तरह का अराजक निकल जाता है तो क्या एक झटके से आप उससे मुक्त हो जाते हैं? इससे मुक्ति की प्रक्रिया कितनी कष्टप्रद होती है और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये सब लोग जानता है। तो आप ये आज इस नतीजे पर लालू यादव पहुंचे, कोई कह सकता है कि भाई आपने उसी समय क्यों नहीं इनको निकाल दिया? तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। अब इनको ये लगा कि ये अब सर के ऊपर से पानी जा रहा है, तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि इनको निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनका जो नया अफेयर सामने आया, इसके लिए लालू यादव को मैं जवाबदेह नहीं मानता हूँ, न उस परिवार को जवाबदेह मानता हूँ, क्योंकि इनका जो पूरा है, ये कभी मथुरा जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी मालदीव जाते हैं, तो कभी किसी के साथ घूमते हुए नजर आते हैं, कभी शंकर बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी सुरेंद्र यादव के खिलाफ जाकर प्रचार कराते हैं, पता चलता है कि चुनाव वहां हार जाते हैं 1700 वोट से। तो इस तरह आप बताइए कि इस तरह का व्यक्ति क्या किसी अपने परिवार का या अपने पार्टी का सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद पा सकता है? यह तो वहां टिका हुआ था, यही बड़ी बात थी। ऐसे तत्व से मुक्ति पाना सचमुच मुश्किल था। कोई पार्टी के ऐसा नहीं था कि बाह्य एलिमेंट नहीं थे, वो इनके परिवार के मेंबर थे और बड़ा बेटा। लेकिन लालू यादव को ये पता था कि इस आदमी में कोई पॉलिटिकल पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी विरासत उनको नहीं दी। और ये जबरदस्ती इनको ये एक कुंठा इनको ये भी है कि मैं बड़ा बेटा हूं, तो हम इसलिए अपने आप को ये स्वघोषित कृष्ण है और तेजस्वी को अर्जुन बताते हैं। ये डायलॉग भी इनको आपने सुना होगा कि ये जब बार बार कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ और ये हमारे अर्जुन है, मैं इनका रथ हाँकता हूँ। तो ये जो डायलॉग मारते हैं, तो इससे साफ समझ सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं। और दूसरा कि जब कभी चुनाव आएगा तो ये टिकट के लिए कि 5 सीट हमको ये वाला चाहिए, 2 सीट ये वाला चाहिए, इनका आदमी फिक्स रहता है। इनके साथ जो मंडली होती है उसमें कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, सारे के सारे लफंदर और लफुआ लोग हैं जो इनके साथ इनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो
तो ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होता है, वो पार्टी का भविष्य बर्बाद करते हैं और परिवार का भविष्य बर्बाद करते हैं, और उस लड़की का भविष्य तो चौपट इन्होंने किया ही है। जी ठीक है, ये भी एक मतलब क्या बोले आयरनी है कि बार बार लड़की के भविष्य के बर्बाद होने की बात की जा रही, तब जबकि वो लड़की पटना के एक नामी स्कूल से पढ़ी हुई है, नॉटेडम से पढ़ी हुई है और दौलत राम कॉलेज में पढ़ी है। तो वो तो खुद कह रही है, हाँ, उसने खुद कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इससे बड़ा क्या, और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती भी रही है, और फिर भी एक शादी, एक नाकाम शादी और उसकी जिंदगी बर्बाद, और ये तमाम जो ये मसला एकदम सीधे उनको चाहिए था कि इससे मुक्त हो जाना चाहिए था। बिल्कुल उनको अब तक मुक्त हो जाना चाहिए था अपनी ओर से, ये गरिमापूर्ण निर्णय होता। हम कैसे समाज में हैं, क्या जरूरत है इसमें? हाँ बिल्कुल, तो वही बोले बिहार के समाज की आप इससे भी कर सकते हो। लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, ये भी मैं लगातार सुन रही हूँ। बेटे आपसे बात करते हैं, इस जो भी ऐसी जो मतलब पारिवारिक मुद्दे होते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो इंदिरा गांधी का ही है। संजय गांधी के तमाम जो है उनसे इंदिरा गांधी की राजनीति पर किस तरह का नकारात्मक असर पड़ा था कि आज तक कांग्रेस उस छाया से मुक्त नहीं हो पाई है। जब राहुल गांधी बात करते हैं तो लगातार भूत की तरह से, जो प्रेत की तरह से उस दौरान की तमाम जो कांग्रेस के उसमें जो आती हैं नकारात्मक बातें खड़ी हो जाती हैं। तो वो एक चीज तो है कि जो पारिवारिक मसले हैं और वो अगर राजनीति में स्थान पाते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर भी क्या ये मतलब वाजिब है कि मतलब दो भाई हैं, हम आप भी अपने घर में या हम लोग यहाँ जितने लोग हैं सब अलग अलग भाई बहन हो सकते हैं, हर किसी का अलग डेस्टिनी है, हर किसी का अलग कामकाज है, सोचने का तरीका अलग है, नजरिया अलग है, तो मतलब हर कोई अलग शख्सियत है। एक का काम दूसरे पर उस तरह से जो है और उसकी राजनीति को किस तरह से जो है असर करेगा, ये कितना जायज है और कितना आप इसका देखते हैं कि जो पिछले उदाहरण हैं वो तमाम असर डालते रहे हैं। तो ये भी जाहिर है कि तेजस्वी यादव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे आज तक राहुल गांधी को उन सवालों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद मनोरमा। एक तो ये जो तुलना संजय गांधी और तेज प्रताप यादव की, ये थोड़ी बेमेल है। संजय गांधी की शख्सियत के रूप में आप जितनी भी आलोचना करें या जितनी भी परेशानी वो दे रही थी कांग्रेस को, लेकिन ऐसे तमाम और भी जैसे और भी पारिवारिक जो हैं एक मैंने सामने रखा। हाँ, लेकिन संजय गांधी जो थे वो कांग्रेस के लिए लायबिलिटी नहीं थे, क्योंकि बाद में जो कांग्रेस का जो लौटी थी उसमें संजय गांधी की बहुत भूमिका थी, है ना। निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो वो साथ में था। यहाँ दो चीजों को हम लोग को अलग करके देखना चाहिए, है ना। एक व्यक्तिगत मसला अलग और राजनीति वाला मसला अलग। ये बात ठीक है कि जो हेमंत जी ने कहा कि हर आदमी जो था वो एक अपुष्ट खबरें लोगों के पास में थी, ठीक है, और हर आदमी इसकी पुष्टि और अपने समय के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहता था, है ना। और जो तेज प्रताप यादव का ये बयान कि किसी ने मेरा सोशल मीडिया हैंडल हैक कर लिया था और ये एआई जनरेटेड, एक तो ये भी खबर है, मतलब बस हम प्रसंग बस बता दे रहे हैं कि आकाश यादव, बोला जा रहा है कि आकाश यादव फेसबुक हैंडल कर रहे थे, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, जैसे कि तेजस्वी का हैंडल करते हैं संजय यादव। तो ये बात थी कि जनरली जैसे इस तरह की सूचना अगर कोई देता है तो ट्विटर से एक्स हैंडल से देता है। ये इसमें गौर करने वाली बात थी कि फेसबुक से पोस्ट हुआ है, तो फेसबुक से एक संभावना कि ये अनुष्का यादव वाला जो नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग, तो उसमें इसको जोड़ के देख रहे हैं कि आकाश यादव के द्वारा किया गया है, ये इस तरह की बातें भी चल रही हैं। नहीं, वो बात तो 100% सही है कि तेज प्रताप यादव खुद ही जो है वो सोशल मीडिया के मामले में बहुत पटु नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और उसका मैनिपुलेशन तो दूर की बात छोड़ दीजिए। और जिसने भी ये जो तर्क दिया कि उनका अकाउंट हैक हुआ और एआई जनरेटेड है, वो बहुत ही कच्चा खिलाड़ी है, वो आकाश यादव भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि उसने ये जो तर्क दिया ना कि एआई जनरेटेड फोटो है,
चूंकि अनुष्का यादव की पहले से कोई फोटो नहीं थी पब्लिक डोमेन में, तो उसमें एआई जनरेशन का जो है बहुत कम चांसेस मुझे लगता है ना। बाकी जो आक्रमण जो है साधु यादव और इन लोगों का जो है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पर्सनल वेंडेटा है, तो उसको हमेशा हमको पिंच ऑफ द साल्ट के साथ लेना चाहिए। दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मौके का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि कोई राजनीति में कोई संत तो है नहीं, और आज की राजनीति में तो न्यूनतम जो नैतिकता है वो भी नहीं है। तो इसलिए उनके पक्ष से जो भी हो सकता है, हाँ मैं सूरज जी की इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि अगर विकासशील इंसान पार्टी अगर तेज प्रताप यादव को टिकट देती तो इसका नुकसान गठबंधन को जरूर होगा। इससे बेहतर ये होगा कि तेज प्रताप यादव इंडिपेंडेंट लड़े और उनको जितवा दे। ये विनय जी एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं कि एक मिनट एक क्लैरिफिकेशन। विकासशील इंसान पार्टी अभी महागठबंधन का हिस्सा है, तो ये स्पेकुलेशन अपने आप में अजीब लग रहा है कि उनको तेज प्रताप को मुकेश सहनी टिकट दे देंगे। ये तब होगा ना कि जब मुकेश सहनी के बारे में तय हो जाए कि नहीं वो अब गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए वो संभावना पर ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप जो फैक्ट दे रहे हैं, मैं उस संभावना को कह रहा हूँ कि अगर वो देते हैं तो ये संभावना तो बीजेपी ज्वाइन करने की बात है कि मोदी जी के मतलब बीजेपी इतनी बेवकूफ पार्टी नहीं है कि वो उनको अभी शामिल कराएगी। वो भले तेज प्रताप यादव को घर घर घुमा करके लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ में बयान दिलवा दे, लेकिन टिकट तो बिल्कुल नहीं देगी, है ना। वो माने साथ में भी शायद ना घुमाना पसंद, क्योंकि नैरेटिव्स की ताकत देखिए, जो असली लड़ाई जो हो रही है वो विमेन, देखिए जो टाइमिंग है और जो इवेंट है उसका इस्तेमाल ऐसे नैरेटिव को बिल्ड करने में है जो फर्स्ट टाइम वोटर और जो विमेन वोटर है उसको कैसे प्रभावित किया जा सके। बाकी जो खांचे हैं वो रिजिड है, तो उन वोटर को इन नैरेटिव से आप प्रभावित नहीं कर सकते, है ना। बाकी वो तेज प्रताप जी की अपनी कोई राजनीतिक जमा पूंजी नहीं है, तो इसलिए बहुत उनका क्लेम ऐसा नहीं बनता। जेंडर का जो सवाल है उसमें जिस बैकग्राउंड से तेज प्रताप जी आते हैं और जो उनकी ट्रेनिंग रही है या जितना हम देखते रहे, उनसे हमको बहुत ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद हम भले लालू जी से कर सकते हैं, तेजस्वी से कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत हद तक इसको संभाल करके रखा है, और अभी भी जो उनका बयान है वो संयत है इस मामले में। और बाकी विपक्षी पार्टियां तो जरूर ऐसे नैरेटिव्स बनाने की कोशिश करेगी, तमाम तरह के हाफ ट्रूथ और ये सब का इस्तेमाल करेगी। पर ये जो है ये तमाम राजनीतिक परिवारों में होता रहा है। आप चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, चाहे और कोई भी परिवार हो, बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं और अपने बच्चों को भी अनुशासन में रख पाते हैं। चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे का ले लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके बेटे जो थे चौक पे चौराहे पे कार लगा करके उसके ऊपर कमेंट्री सुनते थे। उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर में जाती थी। भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति झा आजाद, हाँ, और उनकी पत्नी जो थी वो मैट्रिक का एग्जाम देने जाती थी तो हेलीकॉप्टर से जाती थी। तो ये सब ये जो डिसिप्लिनिंग जो आता है ना, वो सोशल मूवमेंट के जरिए आ सकता है। जब सोशल मूवमेंट मैच्योर होकर के उसका फल एक राजनीतिक परिवार के पास जाता है और फिर वो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन वाला जो दबाव और अनुशासन थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो जो दूसरी पीढ़ी जो होती है ना, क्योंकि उनको पास अपना वक्त जो है कम होता है परिवारों को देने की, तो ऐसी चीजें जो है अक्सर सामने आती है। जी, संजीव जी के पास। संजीव जी, आपके लिए एक टिप्पणी आई हुई थी, पहले उसको देख लीजिए। हाँ, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? उतना पैसा आप कहाँ रखेंगे वो पहले बताइए। हाँ, देखिए है क्या ना,
वो 2 टिप्पणियां वैसी हैं। एक टिप्पणी पे मेरी एक टिप्पणी रहेगी कि वो सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए उन टिप्पणियों को गंभीरता से लेना भी चाहिए। तो हमेशा पर्सनल पॉलिटिकल होता है और ये मामला तो ज्यादा पॉलिटिकल है। तो और इसका बिहार चुनाव पे इम्पैक्ट को लेकर के आज जो बातचीत भी मनोरमा आपने रखा है, इस प्रोग्राम हम लोग तो आरएसएस वाला चाहते थे, लेकिन आपने कहा तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है इसलिए बात करनी चाहिए। तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऐसे और हम लोग जिस आइडियोलॉजी के लोग हैं हम जानते हैं पर्सनल पॉलिटिकल होता है, न सिर्फ महिलाओं के मामले में, कास्ट के मामले में। तो इसलिए इस पर डिस्कशन और ये सब बातें, बाकी तो उनका अपना शैली है कहने का। और जो विनोद जी कह रहे हैं कि और भी विषय है बात करने के लिए, तो ये सब बात तो वो लोग भी करते ही रहते हैं। विनोद जी भी सेंसिटिव आदमी हैं। जब हम बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब इस पर बात हम लोग इस तरह के विषय पे बात करते हैं जो आज कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपको और आज भी हमारे केंद्र में उनका निजी जीवन नहीं है जितना हमारा, और निजी जीवन वही है जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इसके साथ सवाल है वही है। तो ये है नेताओं के बेटे का। देखिए आपने कोई सवाल भी मुझसे किया कि सिर्फ वही सवाल दो दिया था? नहीं, वही सवाल, मैं बस ये सवाल तो यहाँ पर कि सामाजिक न्याय वर्सेस पेट्रियार्की का भी जो है एक खड़ा हो रहा है, और हम जैसे लोग खास तौर पर जो कि जेंडर जस्टिस और इन सब को लेकर के एक सही पक्ष चुनने की हमेशा हम कोशिश करते हैं, तब ये सवाल और भी मायने का हो जाता है कि इसको अनदेखा किया जा सकता है क्या कि जब जेंडर जस्टिस की बात आ रही हो और पेट्रियार्की को। लेकिन इसमें ये बात भी है जो कि हेमंत जी ने अपनी बातचीत में कही कि एक पारंपरिक समाज में ये सब होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, बाल बच्चा और शादी कहीं और हो, लेकिन फिर करेक्ट करते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी गलती लालू प्रसाद यादव की नहीं दिखती है। ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे, करने वाला कर सकता था। आज जो छिटका है परिवार से वो उस दिन भी छिटक सकता था। ऐसे तमाम चीजें जो बिल्कुल देखिए, जहां तक लालू जी की बात, देखिए लालू जी की जहां तक बात है, हमने सुबह से 2-3 जगह बात कर चुके अपने यहाँ भी। लालू जी की जहां तक बात है, वो निश्चित तौर पे लालू जी और मुलायम सिंह की तुलना में हम लोग अक्सर मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह व्यक्तिगत तौर पे प्रोग्रेसिव फैमिली उन्होंने डेवलप किया, डिसीजन लिए। लालू जी वो उसमें चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सार्वजनिक तौर पे लालू जी बेहतर डिसीजन उन्होंने लिया है, ये सच है। दूसरी लेकिन एक बात इसमें देखिए, इस घटना में क्या था, उस वक्त लालू जी की स्थिति क्या थी। 1 साल के भीतर चीजें बिगड़ गई, उसके बाद वो चले जाते हैं, जेल वगैरह की स्थितियां होती हैं, चीजें बिगड़ती चली गई। कई बार क्या होता है कि बेटे परिवार के जीवन में बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं रहता है। जो जिस न्यूआंस के साथ इसको डील करने की बात हेमंत जी कर रहे हैं, वो इसमें बात बनती है। और सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस का कहीं कोई विरोध नहीं, बल्कि साथ साथ है। और देखिए सोशल जस्टिस के नाम पे जो माने आजकल तो सब कुछ ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब ही विचारधारा को तय करता है। तो उस लिहाज से कहिएगा, उस लुम्पेन तरीके से सोचिएगा तो फिर तो है कि भाई ये जो जाति के आधार पे अच्छा सोचने वाले कई बार महिलाओं के मसले पे बहुत खराब सोचते हैं, बहुत खराब बोलते हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस की धारा है, महात्मा फुले हों, बाबा साहब हों या दूसरे और लोग हों, तो वो सब तो पेरियार हों, इतना रेडिकल तो और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बाकी सारी बातें होती रह जाए। तो ये सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस में कहीं मसला थोड़ा व्यवहार का होता है, थोड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी से यदि आप आए हैं और उसमें फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली के तौर पे आप उभरे हैं, तो वहाँ आप पर नजर भी रहती है, लेकिन आप उससे मुक्त तो नहीं हो पाते ना। राबड़ी जी हैं वहाँ, दूसरे लोग हैं। रही बात पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, ये एकदम गलत बात है। जो लोग भी चला रहा है, अभी सबको मजा आ गया। हमारे व्हाट्सएप पे कुछ लोग ठेले जा रहे हैं, गाना ठेल रहे हैं, प्यार कट गाना, तैयब अली मेरे जान के दुश्मन, तो कोई और मुगले आजम का गाना ठेल रहे हैं। अरे भाई, आप ये कोई लैला मजनू का ये है, या ये जो चीजें हुई हैं, इसमें देखिए बीजेपी सामने आके नहीं खेलेगी। अब बिहार का जो पॉलिटिकल क्लास है, 2 दिन में जो निखिल मंडल और ये सब तो ऐसे ही प्रवक्ता और ऐसे लोग हैं, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल क्लास है, इवन दिलीप जायसवाल का, मुझे नहीं पता था, दोपहर में बात करते हुए किसी ने कहा कि दिलीप जायसवाल का भी बयान आया, दूसरे लोग, इस पर कोई लोग बहुत तवज्जो नहीं देना चाह रहे। पीछे से खेलेंगे अलग बात है, सामने से नहीं, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि ये कतई कोई भूल नहीं होने वाली है। ये सब जो लोग चला रहे हैं कि वीआईपी लड़ा देगा फलाना, ये कुछ नहीं होने वाला। इनका पुनर्वास होगा, यदि होगा भी तो, यदि तेजस्वी एक गलती करेंगे और इनको एंट्री देंगे अपने उसमें,
तो लालू जी के न रहने पे जो विस्फोट होगा वो बहुत भयानक होगा। तो इसलिए वो उस गलती, पता नहीं वो क्या पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन ये बात का पुनर्वास हो सकता है। अभी विधानसभा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको पुनर्वास नहीं कराने जा रहा, इंक्लूडिंग बीजेपी। ये विधानसभा यदि ऐसे लड़ लेते हैं तो एक अलग बात है। ऐश्वर्या को चुनाव लड़वाना हो सकता है पहले से भी प्लानिंग हो, उनके पिता शायद जेडीयू में अभी हैं भी, चंद्रिका राय। तो ऐश्वर्या एक अलग तरीके से चुनाव, वो उसका वो जेडीयू में है, चंद्रिका राय जेडीयू में। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि यहाँ आकर के आप बहुत सारा ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना हाथ चलाना नहीं चाहेगी, ये बेहद स्पष्ट है मनोरमा। और तीसरी बात कि ये कोई मुद्दा नहीं बहुत बड़ा ऐसा नहीं बनने वाला है कि माई बहन सम्मान योजना जो आ रहे हैं उस सब पर कोई डेंट आने वाला है। तेजस्वी, देखिए तेजस्वी में और तमाम बीमारियां हो सकती हैं, उसकी कई बार सूरज भाई भी बहुत बार चर्चा करते हैं, लेकिन तेजस्वी ने हमेशा अपना सोबर अपीयरेंस, विनम्र अपीयरेंस, सामने उनसे मिलने वाले लोग बताएं, मैं तो आज तक नहीं मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन जो पब्लिक अपीयरेंस है उनका वो विनम्र अपीयरेंस है। कम से कम जो संसद में होता है, जो नेताओं के प्रति होता है, जो जहां से हुए, उम्र में भी बहुत छोटे हैं, तो इस लिहाज से यह जो प्रतिक्रियाएं होती है आमतौर पे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, इस घटना में भी वो क्या कर सकते थे? आज ऐश्वर्या उनसे पूछ रही है तेजस्वी ने, उसमें बहुत कुछ करने की क्या स्थिति थी? जो स्थिति होगी अंदर कुछ कहा होगा, किया होगा, कई बार होता है भाइयों के बीच में, और उसमें बहुत कुछ आप नहीं कर पाते हैं, उसके बड़े अलग ये होते हैं, और एक साल के भीतर वो चीजें घट गई। तो तेजस्वी की छवि पे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इसमें टेंट लगने वाला है। आप बीजेपी चाह करके भी, जिसको कहते हैं स्कैनर से खोज करके भी, आज तक कोई करप्शन तो नहीं ला पाई ना। वो तो वहां ले जा करके ले जाती है जब उनकी उम्र छोटी थी, उनके नाम पे चीजें हो रही थी, लालू जी से जोड़ती। आज तक 2 मंत्रालय से तो उनका कोई करप्शन भी नहीं सामने आया, तो क्या करके आप तेजस्वी को विलेनाइज करिए? जी ठीक है, चलिए अब दूसरे राउंड में छोटी छोटी सी टिप्पणी। सूरज सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने, अगर भाजपा के तरफ से या कोई भी अगर जो गठबंधन या आरजेडी को साधना चाह रहा हो तो बैक फुट पर ही होगा? इससे ऐसा कोई फर्क ना तो एक डेडिकेटेड समर्थकों का एक हिस्सा है, वोटर का एक हिस्सा है आरजेडी के साथ में, और देखिए कांग्रेस और इन सब की तरफ से भी इस मसले पर कहीं कुछ भी किसी तरह का कुछ भी नहीं अभी देखने में मिला। तो मतलब है कि वो एक अलग से इस चीजों को देख रहे हैं कि कैसे चीजें जो है अनफोल्ड हो रही है पारिवारिक उस पे, इस स्तर पे। तो कहने का मतलब है कि मतलब कोई इसमें बात नहीं, कुछ दिनों का है, कुछ दिनों के बाद वो जो है, और बाकी जो चीजें हैं वो अदालत और इन सबसे तय होगा, चाहे केस मुकदमा जो भी ऐश्वर्या और उनके बीच की बात है। तो ये एक अलग ही तरह का वो है। राजनीति जो है वो अगर किसी ने इस उद्देश्य के साथ भी किया है तो बैकफुट पर ही उसको जाना है। मनोरमा जी, जो सबसे गंभीर बात है और जिसकी चिंता राजद को करनी चाहिए, राजद का एक वोट बैंक जातीय आधार पर यादवों का है, और यादवों के बीच में ये मसला जो है बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और ये बात नहीं है कि सिर्फ आई गई हो जाएगी। इसको देखिए, राजद के इस आधार को तोड़ने का अनेक प्रयास जारी है। जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके तमाम पेड जो एक्टिविस्ट हैं उसमें अधिकतर यादव और मुस्लिम्स, तो जाहिर है उनका इरादा जो है कि राजद को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए उनके एकजुट जो यादव वोट बैंक माना जाता है उसमें एक सेंध लगाने का है। इधर ये मसला हो गया है। दूसरी बात आई इसके पहले, जब तेजस्वी जी ने संजय यादव को, जो हरियाणा से आए हुए हैं, उनको राज्यसभा भेजा, इसमें भी बहुत तरह की प्रतिक्रिया हुई। चूंकि मैं उस समुदाय, उस बिरादरी से हूँ और मैं उन लोगों के बीच में जाकर सुनता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी प्रतिक्रिया हुई है, और इसको इतनी आसानी से, जो पिछले चुनाव में कुछ जगह इनको नुकसान हुआ था, वो इसका भी असर था। तो ये इन बातों के मद्देनजर राजद, सूरज सर एक चीज और, तो क्या साधु यादव और सुभाष यादव जो खास तौर पर यादव समाज से इसको जोड़ रहे, लालू प्रसाद यादव के परिवार के द्वारा या उनके बेटे की इस तरह की, उन्होंने अपनी टिप्पणियों में इन सब चीजों के बारे में बोला कि क्या इज्जत रह जाएगा, हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे, अपने बाल बच्चे का ब्याह कैसे करेंगे, इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की है। तो क्या इस तरह से रिसीव हो रहा है समाज में?
मैं खास तौर मैं पे इसकी मैं देखिए साधु जी क्या है, वो कितने बड़े साधु हैं सबको पता है, और वो जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ हद तक वो फैक्चुअल जो उनका इंफॉर्मेशन सब है उसको उस ढंग से लेना चाहिए, ना कि उनके उसके बाद के टिप्पणियों को। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए जब भी इन्होंने संजय यादव को राज्यसभा मनोनीत किया, और मैं चूंकि मधेपुरा से आता हूँ और उनके तब बहुत सारे गाँवों में गया था लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, जब मुझे पता चला कि कई जगह जो यादवों का गांव था वहाँ जो दिनेश चंद्र यादव हैं जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनको बड़े पैमाने पर वोट मिला था, तो उसमें एक बात यह भी आई थी कि ये इसलिए भी हुआ क्योंकि लोगों में एक तरह से प्रतिक्रिया और आक्रोश था कि क्या इनको पूरे बिहार में अगर सजातीय ही देना था तो क्या इनको कोई नहीं मिला था। तो इस तरह की बातें आती हैं, और ये जो मसला है इसको राजद को एक फायर फाइटिंग तौर पर, एक स्ट्रैटेजिक तौर पर तेजस्वी जी को लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लेते हैं तो नुकसान निश्चित तौर से राजद का होगा। जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के कोई साथी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जो बात है, लेकिन मैंने पहले कही कि अगर इसको एक तरह से नौटंकी भारतीय जनता पार्टी करार देने में सफल होती है और यह साबित करने में सफल होती है कि ये एक फिक्स्ड मैच था, जो तेज प्रताप के प्रति लालू जी का बयान आया और जो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, तो इसका भी खामियाजा होगा। अन्यथा अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि तेजस्वी जी बहुत आगे चल रहे हैं, उनको एक निरंतर उस स्तर पर अपने जो अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए जो एक अथक प्रयास है वो जारी रखना होगा, लेकिन अपने वोट बैंक से अगर नुकसान होगा तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान। जी वापस हेमंत सर के पास आते हैं। हेमंत सर, विरासत की बात है तो लालू प्रसाद यादव के पास दोनों की विरासत है। अगर जनता में इसको रिसीव होने की बात है तो अगर तेज प्रताप यादव है तो तेजस्वी यादव भी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब उन्हीं के दोनों मतलब बेटे हैं और दोनों की अलग अलग धारा है। तो ये चीज भी है कि आप सिर्फ तेज प्रताप के लिए ही लालू प्रसाद यादव की एक छवि तेजस्वी यादव के फैसलों से एक उस तरह के पिता के भी तो बनती है जो अपने बेटे के फैसले के साथ है, दूसरे धर्म की लड़की को बहू के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे भी तो मतलब दो बेटे हैं उनके और इस तरह के फैसले किए, तो ये भी तो एक उनका पक्ष रखा जाएगा ना समाज में, या जो भी इस तरह के आरोप उन पर जो लगा था। बिल्कुल 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 है। इस मामले में ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो कास्ट को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत रिजिड है और इस तरह से किसी कोई बंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो वो तो तेजस्वी की शादी उसका उदाहरण है। ये अलग बात है कि उसमें एक दूसरा पहलू ये है कि जो वो तेजस्वी की पत्नी है वो क्रिश्चियन है, उनका नामांतरण हुआ और फिर ये गौन हो गया कि वो क्रिश्चियन है। तो खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन फिर भी लालू यादव के परिवार ने उसको कबूल किया और वो शादी हुई और वो उनकी जिंदगी सफल चल रही है अभी तक, तो जो हम लोग देख रहे हैं। देखिए एक इस मसले में एक चीज मैं जो देख रहा हूँ कि ये इसका राजनीतिक नुकसान का जहां तक सवाल है तो ये कोई नया मसला नहीं है, ये मसला पहले आ चुका है। इसमें अब नई बात क्या आई है? नई बात तो यही आ रही है ना कि उसने शादी कर ली और केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। जो ऐश्वर्या के आरोप हैं वो पहले से वो आरोप हैं, जो बातें वो कह रही हैं। तो इसमें अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा नया नहीं है जिसकी वजह से पूरा मतदाता वर्ग इससे खफा हो जाए। कुछ जगहों को लेकर के जो जैसे सूरज जी जो कह रहे हैं, कुछ जगहों को लेकर के साफ साफ है। एक तो जो मधेपुरा का इलाका है वो लालू जी को बहुत पहले से, जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी वहाँ की जो अपनी बनावट है और वहाँ जो यादवों का जो अपना जो ये जिस तरह का प्रभुत्व है, उस परिवेश में वो लालू जी को उसी तरह से अंगीकार स्वीकार वो इलाका नहीं करता है जिस तरह से बाकी का बिहार करता है। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मधेपुरा सुपौल से मेरा भी
अच्छा संबंध है। मेरे तो ससुराल ही सुपौल में है, मेरे पिता मधेपुरा में 3-4 सालों तक वो पोस्टेड थे, वहाँ पर मेरा आना जाना रहा है, और वहाँ के सूरज जी के फैमिली और बाकी लोगों को भी मैं वाकिफ हूँ लोगों से। तो ये बहुत पहले से ये कहा जाता रहा है कि उस इलाके में लालू यादव की स्वीकारोक्ति जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह की बाकी के बिहार में है। और इसके कई उदाहरण इसकी पुष्टि भी हुई, जैसे कि शरद यादव से उनका चुनाव हारना, फिर वहाँ दिनेश चंद्र यादव का लगातार चुनाव जीतना जेडीयू की ओर से। तो ये वहाँ आरजेडी की राजनीति वहाँ जाकर फंसती है, ये तो साफ साफ दिखता है। लेकिन ओवरऑल क्या आज के बिहार की राजनीति में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा वो चुनाव क्या ये उसमें ये सेंट्रल पॉइंट ये हो जाएगा तेज प्रताप बनाम ऐश्वर्या राय? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पेटी इशू है, और इसको किसी पॉकेट में इसका कुछ असर आपको दिखाई देगा, लेकिन पैन बिहार इसका कोई असर हो जाए, कौन लेकर के जाएगा इसको? अगर मान लीजिए कि इसको अगर चैंपियन बनाना है इस इशू को, तो कोई तो इसकी पायलटिंग करने वाला होना चाहिए कि जो इसको लेकर घूमे। क्या चंद्रिका राय अपनी बेटी को लेकर पूरे बिहार में घूमेंगे? क्या ऐश्वर्या अकेले घूमेंगे पूरे बिहार में? क्या बीजेपी उनको लेकर घुमाएगी? क्या नीतीश जी उनको घुमवाएंगे? ये नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो इसका बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लालू जी को बहुत नजदीक से हम भी जानते हैं और उनको हमने देखा है बहुत, तो उनके जो आसपास जो लोग रहे हैं उसमें से निश्चित रूप से सभी लोगों ने अधिकतर लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है, और वो उसमें से उनके बहुत निकट संबंधी लोग भी उसमें शामिल हैं, और उसमें उनके जो 2 साले हैं उनके बारे में जो जानकारियां मेरे में है, वो किसी दुश्मन को भी वैसा दोस्त वैसा रिश्तेदार को नहीं मिले। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जो उनके बारे में जो मेरे पास जो जानकारी है कि जिस लेवल तक जाकर के उन्होंने जो गठजोड़ बनाया था, वो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वो तो लालू यादव है जो सस्टेन कर रहे हैं। तो ये जो है अरे आप उनके मामा हैं यार, राबड़ी आपकी बहन है, लेकिन क्या तो उसमें इसको आप इस रूप में लेकर के जाते हैं। और निजी बातचीत में हमारी भी मुलाकात उनसे होती है, साधु जी से, सुभाष जी से सब मुलाकात नहीं होती है, लेकिन साधु जी कभी कभी विधानसभा में वहाँ प्रेस रूम में हम लोग जाते हैं तो मिल जाते हैं। तो आप बताइए कि इस तरह के रिश्ते का क्या मतलब होता है कि आपने उस परिवार से अपनी पहचान हासिल की, आपने उस परिवार से अपना राजनीतिक कैरियर हासिल किया, उसके बावजूद आप इस तरह से बात करते हैं जैसे लगता है कि इस दुनिया में उतना खराब परिवार कोई है ही नहीं। बल्कि अभी ऐश्वर्या अभी इस मसले पर टिप्पणी करने के दौरान जो साधु यादव ने बोला खास तौर पर, उसमें इसका दर्द झलक रहा था कि जब उन्होंने सत्ता जो है राबड़ी देवी को दे दी थी, उस बात का और निजी तौर पर जो महिलाओं के बारे में उन लोगों का जो राय रहती है उस पर चर्चा करने लगे तो पता चलेगा कि उनके जैसा जेंडर बायस्ड और महिला विरोधी लोग तो कोई हो ही नहीं सकता है। इवन की तेजस्वी की शादी को लेकर के जिस तरह से वो अपनी निजी बातचीत में हम लोगों से जिस तरह की बातें शेयर करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो कतई शोभा नहीं देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, अपने बहनोई के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव, अपनी बहन के खिलाफ लड़ सकते हैं, पर आप पार्टी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनी उतनी ही रखिए कि कभी अगर मिले तो नजर झुकाने की नौबत नहीं आए। लालू यादव ने, मुझे लगता है कि इन लोगों से जब मुक्ति पाई तो वो भी एक बड़ा फैसला था कि इन लोगों की एंट्री बंद की गई, दोनों भाइयों की। कम बड़ा फैसला नहीं था। और ये हम सब लोग गवाह हैं कि उन दोनों की वजह से कितनी बड़ी बदनामी। आप तो वो जो आज तक पर जो एक ये चलता था विज्ञापन, वो सबको याद होगा। वो जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक विज्ञापन आता था 2 साल उसकी हेमंत सर, हालांकि ये महिला विरोधी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब राबड़ी देवी रायता फैलाती हैं, लालू जी समेटते रहते हैं, बहुत देर से समेटते हैं, लेकिन समेटने की कोशिश करते हैं। आपका नहीं देखिए, फिर मैं वही आता हूँ। देखिए, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं उसमें भाई बहन का रिश्ता, बहन बहनोई का रिश्ता, उसमें फूफा का रिश्ता। आज की तारीख में मैंने एक आदमी को जवाब दिया है, मैंने
एक पत्रकार हैं दिल्ली के, वो तो इतने आहत हैं कि लालू जी को उन्होंने खतनुमा संवाद उनको लिखा है कि आपने ये अनर्थ किया है तेज प्रताप को। कौन है? इतने भले आदमी, और उनका उनको नाम मैंने अभी नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि और कि उन्होंने ये कहा है कि उस आदमी के साथ जो इतना भला आदमी है, इतना भोला आदमी है, उसके साथ आपने अन्याय कर दिया इस तरह का करके। उनको ठीक है, आपने पार्टी से निकाल, परिवार से तो नहीं निकाल सकते हैं। मैं तो वहाँ उनकी फलाने की शादी में था, मैं मंडप में बैठा हुआ था, मैं इनकी शादी में मंडप में बैठा हुआ था, मैं उनकी शादी में मंडप में बैठा हुआ था। तो बुरे तो तेजस्वी हैं जो कि दूसरे लोगों से घिरे रहते हैं। हमने कहा कि भैया आप जो है उस फूफा की तरह है, ससुराल में कोई तवज्जो नहीं मिलता है तो अंत में जो ससुराल का सबसे बकलोल आदमी जो होता है उसको पकड़ करके साथे घुमाता है, कहता है देखिए इसके साथ कितना भारी अन्याय हुआ है, देखिए हम इसके साथ हैं, हम इसके फूफा हैं, हम इसके साथ हैं, लेकिन इसका बाप इसके साथ जुर्म कर रहा है। तो ऐसे फूफा बहुत सारे निकले हुए हैं आज की तारीख में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हेमंत जी, आयरनी ये है कि लगभग हर पुरुष कहीं ना कहीं फूफा जरूर होता है। ये भी सच है, कहीं ना कहीं हर कोई फूफा होता है। आपके अजय जी तो जरूर फूफा वाले वो बहुत लोकप्रिय फूफा है। एनीवे, खैर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो खैर हेमंत जी, आपको ऐड भी याद दिला रहा है, आदमी कहीं साला है, कहीं बहनोई है, कहीं फूफा है, सब है। ठीक है, नहीं मैं हेमंत जी आपको ऐड याद दिला रहे थे। कोई आज तक का ब्लैक एंड व्हाइट ऐड दिला रहे। वो ब्लैक एंड व्हाइट ऐड है वो, और वो पुराने जमाने की फिल्मों का उसमें वो डायलॉग है, विनय जी को शायद याद होगा वो कि दोनों नकारा साल ये क्या हमारे सालों ने ऐसे क्या डायलॉग उसका बहुत ही वो बनाया ही गया था। हमको लगता है कि लालू राबड़ी को अच्छा ठीक, चलिए बिल्कुल लालू राबड़ी और इनके सुहास और साधु यादव को केंद्रित करके पूरा पॉपुलर विज्ञापन हुआ। मैं एल.आर. भारती जी की टिप्पणी बहुत अच्छी थी, तो वो टिप्पणी मैं लेना चाह रही थी विनय आप उस पर, कि उन्होंने ये लिखा था कि भारत का समाज पितृत्व सत्तात्मक के साथ साथ नॉन डेमोक्रेटिक है, केवल चुनाव ही डेमोक्रेसी नहीं है। इस मामले में बहुत सारा, खैर वो हम राजनीति के बारे में जो बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये सबसे पहले ये चीज दिखा हमें कि हमको अभी दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में किस माइंडसेट के लोग हैं और किस माइंडसेट के लोग जो हैं वो तमाम हम सोशल मीडिया सब, तो एक जो ये निराशा से भरता हुआ सा नहीं लगता है क्या आप इस तरह से जो तस्वीर आ रही है कि हम इस तरह के और अपने राज्य की तो और भी ज्यादा, मतलब इस तरह की बात कि और केवल चुनाव होना ही डेमोक्रेसी नहीं है, बाकी जगह सामाजिक, ठीक वहीं पर जब सामाजिक न्याय की बात आ रही है तो बाकी और चीजों में जो चीज जहां पर जो चीजें सही परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए या सही, उसमें हम देख रहे हैं कि उन सब जगहों में कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति है। मनोरमा, ये जो विचार है ना, इसमें इसके मूल में जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट को, समाज को देखने का जो नजरिया वो है। देखिए, वेस्ट में जो है इंडिविजुअल जो है वो समाज के इकाई है, पर भारतीय संदर्भ में जो है परिवार को लेकर के लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग रहती है, और इसीलिए बहुत बार जो है वो जो परिवार से लॉयल्टी में आदमी जो है उन तमाम चीज़ों को जिसको हम बड़े मूल्य कहते हैं उसके खिलाफ भी लोग वो चले जाते हैं। जो इसको हम हाई कॉन्टेस्ट सोसाइटी और लो कॉन्टेस्ट, क्योंकि हमारी जो माने जो पहचान जो है वही डिफाइन हम फैमिली से ही करते हैं, और इसीलिए बहुत बार जो वो बयान आ जाते हैं मुलायम सिंह को लेकर के कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, उसके मूल में वो परिवार बहुत स्ट्रांग होने की वजह से रहता है। तो कई बार जो जिस तरह से चीज़ों को देखने का वेस्ट का नज़रिया है वो हमारा नज़रिया नहीं, वो एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को न्याय में और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं है, है, लेकिन वो एक अलग स्पेस से देखते हैं, तो वो एक अलग वो चीज़ है। बहुत निराश होने की बात नहीं कि हम बहुत अलोकतांत्रिक समाज। जी,
तो संजीव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, कंक्लूडिंग टिप्पणी, तमाम लोगों को सुना आपने, और खास तौर पे ये जो हम की केवल चुनाव ही, तो आपको भी लग रहा है कि मतलब, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिखा क्योंकि कहीं से भी बहुत प्रोग्रेसिव बात जब आप पॉलिटिकल उसमें नहीं देख रहे ना, तो आपको राजनीति जो जिसपे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कुछ तो मतलब इतना, जैसे इस मामले ने उघाड़ कर तो रखा ही है, इससे तो आप सहमत होंगे। नहीं, जो विनय जी ने टिप्पणी की वो बेहतरीन टिप्पणी थी, और उसमें क्या कहना, मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। वो जो उस पर जो कहना था वो सही कहा उन्होंने। मैं सूरज जी से थोड़ा चुटकी भी लेना चाह रहा हूँ और कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी रखना चाह रहा हूँ। सूरज जी से चुटकी ये लेना चाह रहा हूँ कि ये लालू जी की जो पूरी पीड़ा है वो है सूरज मंडल के की बिरादरी में शामिल होने, जिसको हेमंत जी ने अपने अंदाज में बताया। ये जो मधेपुरा वाले जो जमींदार किस्म के जो यादव लोग हैं और उनका जो कुलीन वर्ग जो है यादव, अब इस कथा में देखिए, इस कथा में जो पीड़ित पक्ष है वो भी यादव है, और चंद्रिका राय खुद ऐसे मैंने भाई पुराने पीढ़ी आगे थे। संजीव जी, संजीव जी, मैं एक जोड़ देता हूँ। हमारे जमशेदपुर में तो बहुत लोग हैं जो लोग, तो एक टिप्पणी मुझे खास याद आती है। वो लोग कहते थे कि क्या समझा है, हम कोई गडेरिया यादव है। हाँ, ये लालू जी की पीड़ा रही है, ये लालू जी को हमेशा कहा जाता रहा है। और वो जो है देखिए, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें ये एक पीड़ा ये रविंद्रनाथ ठाकुर परिवार को भी, टैगोर परिवार को भी। रविंद्रनाथ टैगोर के जो दादाजी थे उनके बारे में जो है वो है कि वो, बल्कि उनको तो ऐसा भी कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया से उनका प्रेम संबंध आदि इत्यादि, बहुत कुछ उसमें बहुत कथा है, लोगों ने लिखा है उसमें, और जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उनके बेटे की भी है, यतीन्द्रनाथ, उनके बेटे की भी, जिनको बेदखल पूरी तरह से कर दिया गया। उनका पूरा विश्व भारती के वाइस चांसलर थे, और वो अभी जो किताब आई है, किसकी किताब तो आई है, ठाकुर बारी, नाम भूल रही हूँ, उसमें ये उनके बेटे थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर की पूरी पीड़ा ये थी खुद को ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण के बीच में बनाए रखना। उसमें और भी कहानियां हैं, वहां ब्राह्मण उनको कुलीन ब्राह्मण मानते भी नहीं थे, बंगाल वाले। जो बात जैसे वो है ना कि विवेकानंद और रामकृष्ण हंस वाला जो प्रसंग है, वो सब भी उसी तरह की चीजें हैं जो कुलीनता हासिल करना। तो लालू जी लगता है कि कई बार अपने परिवार स्तर पर सोचते रहे। गोरा की कहानी जो है वो तो पूरा उसी परिप्रेक्ष्य में ही है ना। किनका? गोरा बिल्कुल। पूरा जो उपन्यास है, तो लालू जी को पूरे परिवार को चाहते हैं कि सूरज मंडल जी की पंक्ति में ले जाके बैठा दे। अब सूरज जी स्पेस देना नहीं चाहते, तो इसमें चीजें हुई हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूर, देखिए ये सब चीजें, आप 2-3-4 महीना चुनाव का है, ऐश्वर्या कोई मुद्दा नहीं बनने वाली है इलेक्शन की। ये घटना कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं, आज के बाद आप भी बात करना पसंद नहीं करने जी। और अभी जैसे छाया हुआ तेजस्वी का मूल्यांकन के आधार पर बिहार की जनता। सूरज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सूरज कुछ कहना चाह रहे हैं? सूरज, मैं संजीव जी को बताना चाहूंगा, 1910 में हमारे परदादा जी रासबिहारी लाल मंडल ने पूरे यादव समाज के लिए जो पहली जो महासभा थी, गोप जातीय महासभा, अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा की स्थापना मधेपुरा में हुई। यादव महासभा, और नहीं, उसका नाम था गोप जातीय महासभा 1910 में, जिसके पूर्ण दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। कभी भी मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जनेऊ आंदोलन, कोई भी यादव हो जिसको शूद्र माना जाता था, जनेऊ पहनने की इजाजत नहीं थी, उनको जनेऊ आंदोलन में 51 मन जनेऊ का उन्होंने यज्ञो क्या कहते हैं, जो जनेऊ धारण का जो एक प्रक्रिया होती है, उन्होंने वो करवाई, जिसका एक बड़ा रिएक्शन दरभंगा और मुंगेर और बढ़ैया में हुआ। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। हम लोग गए तो लालू जी को, आज आपको पता, फिर से शेयर कर दूं कि लालू जी को टिकट भी बीपी मंडल ने दिया था 1977 में। पार्लियामेंट्री बोर्ड के वहां पे बिहार के अध्यक्ष थे जनता पार्टी। तो ये अलग बात है कि लालू जी खुद नहीं, तो संकट है ना हमारे आपके क्लब, देखिए आपके क्लब में शामिल हो जाए। देवेंद्रनाथ ठाकुर वाली पीड़ा तो है ना क्या?
आपका वो हमको अपनी बिरादरी मतलब पंक्ति में नहीं लाना चाहते, राजनीतिक रूप से एक तरह से हमारे पूरे परिवार को अछूत कर दिया गया। देखिए मगध वाले यादव भी उन्हें प्रेम करते हैं। आप देखिए मगध में राजद की पकड़ आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग पकड़ मगध में। तो हम लोग तो भाई उनको प्रेम करते हैं लालू जी को, हालांकि वो रहने वाले गोपालगंज और मनोरमा के इलाके के। हम लालू जी के नहीं, हेमंत जी भी गोपालगंज गए ना, हेमंत जी भी गोपालगंज गए ना, तो नहीं आप गोपालगंज। अच्छा जी, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। हाँ, हम लोग पारिवारिक में फंसे, उसके पहले हम लोग इसको कंक्लूड करता है। नहीं सूरज सर, आपकी बात पूरी हो गई, अगर कुछ बात कहना हो आपको। नहीं, मैं वही कह रहा था कि देखिए लालू जी को हम लोग भी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे और हम समर्थक हो कि नहीं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के उस हॉस्टल किरोड़ीमल कॉलेज में अकेला यादव था, तो जो गाली पड़ती थी वो लालू जी को नहीं, मुझे पड़ती थी। अब मेरा क्या लेना देना था, लेकिन मजबूर होकर कई बार, और हमारे मित्र थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे के बारे में करें, उनके बड़े बेटे बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही संस्कारी व्यक्ति, हम लोग साथ पढ़ते थे। और डॉक्टर साहब मुझे 1-2 बार, यानी जगन्नाथ मिश्रा जी बोल दिए थे लालू जी के संदर्भ में। तो हम एक बार उनको रिएक्ट किए थे कि सर अब जो हो जाए, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा, आपको अब एक चाणक्य का भूमिका निभाना पड़ेगा और चंद्रगुप्त ढूंढना पड़ेगा, और कोई चंद्रगुप्त नहीं मिल रहा हो तो मुझे ही चंद्रगुप्त बना लीजिए। जी सर। चलिए, तो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज आउटसाइड पैनलिस्ट खास तौर पर उनकी रही कि हमने ऐसे विषय पे बात की जिसमें बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो जैसा संजीव जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ भी यहाँ पर हर एक चीज पॉलिटिकल होता है, और तब जबकि इस नैरेटिव को लाया ही इसीलिए गया था कि एक मंशा थी आरजेडी पर, और इसके जो भी है उसको साधने की भी, राजनीति को साधने की भी। तो हमने उस पर चर्चा की, बाकी आप सबने सुना ही इसमें किस मसले में कितना दम है, क्या है। और आगे देखते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड होता है बिहार की राजनीति में ये। और तेज प्रताप की अपनी जो है उनकी निजी जीवन का जो है वो क्या होता है, और ये उनके राजनीतिक जीवन में जो है इससे कोई, या तेजस्वी की राजनीति पे इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, इन सबको आने वाले दिनों में हमारी इस पे नजर रहेगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम मिलते हैं किसी और विषय पर। नमस्कार।